आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान, संसाधन एवं विकास। यहाँ का भूगोल का पहला अध्याय संसाधन की बात करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने संसाधनों के बारे में बात कर चुके हैं और इसी अध्याय का अगला हिस्सा हम आज देखेंगे। और इस अध्याय में हम प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार, विस्तृत रूप से संसाधनों के प्रकार, वितरण के आधार पर संसाधन के प्रकार, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन और संसाधन संरक्षण करना, उसको सतत पोषणीय विकास, ये मुद्दों का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। बच्चों, यहाँ हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक संसाधनों की। प्राकृतिक संसाधन हम किसको कहेंगे? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। जो संसाधन प्रकृति में पहले से ही मौजूद है और वो किसी द्वारा बनाए गए नहीं है और उसमें हम कोई भी चेंज या परिवर्तन ना करते हुए उसको हम वैसे ही उपयोग में लाते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि वायु है, नदियाँ, झीलों का जल, मृदा, खनिज, ये सभी प्राकृतिक संसाधनों में आते हैं। और इस प्राकृतिक संसाधनों को हम विभिन्न प्रकार से विभिन्न समूहों में विभाजित करते हैं। जैसे विकास और प्रयोग के स्तर पर उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार हम इसको वर्गीकरण करते हैं और इसको हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहली बात हम करते हैं, विकास और उपयोग के आधार पर जो संसाधन है, पहला है वास्तविक संसाधन और दूसरा है संभाव्य संसाधन। तो इसका अर्थ क्या है वो और उदाहरण क्या होते हैं वो हम देखते हैं। वास्तविक संसाधन वो होते हैं जिनकी मात्रा हमको ज्ञात है, कि जिनकी मात्रा हमको एग्जैक्टली या कुछ मात्रा में मालूम है कि इतने इतने प्रमाण में ये आज यहाँ मौजूद है या उपलब्ध है, तो उसको हम बोलेंगे वास्तविक संसाधन। और इन संसाधनों का उपयोग हम इस समय कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, जर्मनी के रूर प्रदेशों में कोयले की खदानें हैं और वहाँ कितना कोयला है वो मालूम है। पश्चिम एशिया में खनिज तेल है, वो भी उनको मालूम है और उसको हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम जिस जगह पर रहते हैं, दक्कन पठार की काली मिट्टी है, वो कितने परिसर में मौजूद है, कितने क्षेत्र में फैली हुई है, ये हमको मालूम है और इसीलिए ऐसे संसाधनों को हम वास्तविक संसाधन कहेंगे। दूसरा प्रकार है संभाव्य संसाधन, और ये संसाधन ऐसे होते हैं कि जिनकी संपूर्ण मात्रा हमको मालूम नहीं है, लेकिन इस समय इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ऐसे संसाधनों को हम बोलेंगे संभाव्य संसाधन। तो ये हो गए हैं दो प्रकार, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि संभाव्य संसाधन कि लद्दाख में यूरेनियम का भंडार पाया गया है और वो भविष्य में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, भले ही हम आज इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यूरेनियम को निकालने के लिए विकसित ऐसी हम प्रौद्योगिकी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, जिसकी उपलब्धता हमारे पास नहीं है, लेकिन भविष्य में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रही पवन चक्कियाँ, जिससे हम हवा को रोककर हवा का इस्तेमाल करते हुए हम विंड एनर्जी निर्माण कर सकते हैं इस पवन चक्कियों के माध्यम से। दूसरा प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो इसमें पहला है अजैव और दूसरा है जैव। अभी इसका अर्थ क्या होता है वो देखिए। अजैव का मतलब होता है ऐसी निर्जीव वस्तुएं होती है जैसे मृदा, चट्टानें और खनिज पदार्थ। और जैव में
पर जैव संसाधन में सजीव होते हैं जैसे पौधे और जैव संसाधन, तो ये उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार हो गए। तीसरा प्रकार हम देखेंगे विस्तृत रूप से, और इसमें दो प्रकार है, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित होते हैं, और अनवीकरण वो संसाधन होते हैं जिनका भंडार सीमित है और एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित करने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है, ये फिर से हम बार बार हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये चीज़ें हम एक बार इस्तेमाल करेंगे तो दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसीलिए ये हो गए नवीकरणीय और ये हो गए अनवीकरणीय। तो विस्तृत रूप से संसाधन के दो वर्गीकरण, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। चौथा है वितरण के आधार पर संसाधन। उसमें पहला है सर्वव्यापक संसाधन और दूसरा है स्थानिक संसाधन। अब इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। सर्वव्यापक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं सभी जगह पाए जाते हैं, सर्व एवरीवेयर, सभी जगह पाए जाते हैं। जैसे वायु सभी जगह पाई जाती है। और स्थानिक प्रकार के जो संसाधन होते हैं वह कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जैसे तांबा है, लौह अयस्क है, कोयला है। ये जो चीज़ें होती हैं ये विशिष्ट जगह पर ही पाए जाते हैं और इसीलिए इनको हम बोलेंगे स्थानिक। और वायु जैसी चीज़ होती है वो सभी जगह पाए जाते हैं और इसीलिए उनको बोलेंगे सर्वव्यापक। तो ये दो वर्गीकरण हो गए, सर्वव्यापक जहाँ जो सभी जगह पाए जाते हैं, स्थानिक जो निश्चित स्थानों पर ही सीमित रूप से पाए जाते हैं, उनको बोलेंगे हम स्थानिक संसाधन। अभी हम देखेंगे मानव निर्मित संसाधन, मतलब मानव द्वारा निर्मित। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, वो किस काम के लिए करते हैं? पुल बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, मशीन बनाने के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन के चीज़ें होती है उसको बनाने में मदद करते हैं। और ये सभी चीज़ें मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए निर्माण किया है और इसीलिए ये हो गए मानव निर्मित संसाधन। और प्रौद्योगिकी जिसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी, यहाँ हम चर्चा करते हैं मानव संसाधन की। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। और इसीलिए जब उनके पास यह ज्ञान होता है, कौशल्य होता है और प्रौद्योगिकी होती है, तो मनुष्य इसका इस्तेमाल करते हुए और संसाधन निर्माण कर सकता है। इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, क्योंकि अपने दिमाग का, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए नई नई चीज़ों का निर्माण कर सकता है और इसीलिए मानव एक संसाधन है। जब मानव में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मौजूद है, लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अगर उसके पास ज्ञान है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है, तो बहुमूल्य संसाधन बनाने में उनका योगदान रहेगा। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अगर किसी व्यक्ति में कोई स्किल नहीं है लेकिन उसको कुछ चीज़ बनाने की स्किल सिखाई जाती है, तो वो उसका कौशल मानव संसाधन कहलाएगा। तो वो कुछ बना सकता है, कुछ निर्माण कर सकता है, किसी चीज़ का उत्पादन ले सकता है, तो हम उसको मानव संसाधन कहेंगे, क्योंकि उसके बुद्धि के, उसके कौशल के सहायता से कुछ नया निर्माण हो रहा है और इसीलिए वो एक मानव संसाधन है।
जब हम संसाधन की बात करते हैं तो ये संसाधन विभिन्न प्रकार के अलग अलग वंश वर्ग में उसको हम वर्गीकरण किए थे, और इसीलिए ये संसाधन कुछ समाप्त होने वाले हैं, कुछ नवीकरणीय है, कुछ अनवीकरणीय है। तो ऐसे संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो भविष्य में ऐसी परिस्थिति भी निर्माण हो सकती है जहां धरती पर कोई पानी नहीं है, पानी के बिना पौधे जानवर मारे जाएंगे। तो ये इस तरह का सपना भी सामने आ सकता है, भविष्य में ऐसी परिस्थिति निर्माण हो सकती है। तो ऐसे हालात में हमको संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उनको नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अभी एक जगह बहुत ही पेड़ है, जंगली इलाका है, और उस जंगल से हम पूरे के पूरे अगर पेड़ काट देंगे और फिर काटते ही रहेंगे तो वो ज़मीन एक दिन बंजर बन जाएगी, वो रेगिस्तान बन जाएगा। लेकिन काटे हुए पेड़ के जगह अगर हम और नए पौधे लगाते हैं और ये नए पौधों को हम और बढ़ाते हैं तो ये पौधे भी हमारे लिए संसाधन संरक्षण के रूप में कार्य करेंगे। इसको हम बोलेंगे, इस प्रक्रिया को बोलेंगे हम संसाधन संरक्षण, क्योंकि हमने जितने इस्तेमाल किए हैं उतना ही और उसको बढ़ाने के लिए या बढ़ने के लिए समय दे रहे हैं। संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। हम आज जो संसाधन है उसको हमारी आवश्यकता के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन भविष्य में भी वो काम में आएंगे, इसकी खबरदारी लेते हुए हम उनका संरक्षण करेंगे। तो उसको हम बोलेंगे कि संसाधनों में संतुलन रखेंगे, और इसी प्रक्रिया को हम बोलेंगे सतत पोषणीय विकास। बच्चों, यहाँ एक शब्द दिया गया है सतत पोषणीय विकास, जिसका हम अभी जिक्र कर चुके हैं कि इसकी व्याख्या इस तरह से है, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की आपाति भावी पीढ़ियों की भी आवश्यकताओं को पूरी होती रहे, और इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे सतत पोषणीय विकास। बच्चों, आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। टीवी पर एक ऐड आती थी कि बाप और बेटा कार में बैठे हुए जाते हैं, सिग्नल पर उनको रुकना पड़ता है। तब बच्चा बाप को बोलता है कि मैं बड़ा होकर साइकिल की दुकान लगाऊंगा। तो बाप पूछते ऐसा क्यों सोच रहे हैं, कि उसका कहना है कि जब लोग ये सिग्नल पर रुके हैं और इस तरीके से उनकी गाड़ियाँ खड़ी है लेकिन चालू स्थिति में है, तो इस तरीके से हम अगर ये पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते रहेंगे तो भविष्य में ये पेट्रोल और डीजल बचेगा ही नहीं, और फिर बचेगा ही नहीं तो मतलब ये 4 व्हीलर जो होती है, वो पेट्रोल डीजल पर चलने वाली जो कार होती है वो चलेगी ही नहीं। इसका मतलब लोगों को साइकिल ही चलाना पड़ेगा, और इसीलिए मैं साइकिल की दुकान शुरू करूँगा। इस उदाहरण का तात्पर्य ये है कि ये जो हमारे संसाधन है वो संसाधन कभी ना कभी समाप्त होने वाले हैं, और इसीलिए उनका सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। केवल हम सोचेंगे कि आज हमारे पास इतने सारे संसाधन हैं, उसका इस्तेमाल हम आज पूरा पूरा कर लेंगे और हमारे भावी पीढ़ियों को कुछ नहीं छोड़ेंगे, तो ये बड़ी समस्या निर्माण हो सकती है। लेकिन हम वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ियों के लिए भी अगर कुछ छोड़ कर जाते हैं तो उसको बोलेंगे हम सतत पोषणीय विकास। हमने इसके पहले बोले थे कि लोगों में कुशलता होनी चाहिए, लोगों में कौशल होने चाहिए। अगर कौशल है तो वो मानव संसाधन है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पार्ट है, दूसरा कैरेक्टर है, तीसरा कैरेक्टर है और चौथा कैरेक्टर है। ये चारों कैरेक्टर, ये चारों बच्चे मानव संसाधन है। कैसे? देखिए, ये लड़का बिजली बचाने के लिए अननेसेसरी जो डिवाइसेस चालू है, फैन या ट्यूबलाइट चालू है, उसको बंद करता है। ये लड़की कुछ बुनती है, कुछ निर्माण करती है, उसके पास एक स्किल है। ये लड़की
जो पानी का अपव्यय हो रहा है, बर्बादी हो रही है, उसको वो रोक रही है। ये लड़का कुछ निर्माण कर रहा है। तो ये चारों के चारों प्रकार के अगर लोग अपने देश में हैं तो वो मानव संसाधन कहलाएंगे और इस तरह से देश की तरक्की होने में इन लोगों का योगदान बहुत बड़ा रहेगा। जब हम सतत पोषणीय विकास की बात करते हैं तो सतत पोषणीय विकास में किन चीज़ों को हमारे जहन में रखना पड़ेगा। देखिए, हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है और इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि सभी नवीकरणीय संसाधन का उपयोग सतत पोषणीय होना चाहिए। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जानी चाहिए, उनका संरक्षण होना चाहिए, पृथ्वी पर विविधता होनी चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाना चाहिए। इस तरह के बातों का ध्यान रखना और उनकी सुरक्षा करना, उसको अमल में लाना, ये सभी मानव जाति का कर्तव्य है। यहाँ आपको सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जिसका हमको पालन करना है। कि बताया गया है जीवन के सभी रूपों का आदर और उसकी देखभाल करेंगे, फिर वो प्राणी हो, पौधे हो या कोई भी जीव जंतु हो। मानव में नए नए कौशल आनी चाहिए और इसीलिए उसकी गुणवत्ता में बढ़ावा देना है। तीसरी बात है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना चाहिए, फिर वो भूमि हो, जंगल हो, पहाड़ हो, नदियाँ हो, झरने हो, उसका संरक्षण करना है। चौथी बात है प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास को हमको कम से कम करना है। जो ह्रास हो रहा है, जंगले काटे जा रही है, भूमि का ह्रास हो रहा है, पर्यावरण का डिग्रेडेशन हो रहा है, उसको हमको रोकना है। पांचवी बात है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना है। पर्यावरण के जब हम यहाँ रहते हैं, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और उसके अभ्यास में परिवर्तन करेंगे। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनना। हमारे समुदाय हो, समाज है, लोग हैं, उनको पर्यावरण की किस तरह से देखभाल कर सकते हैं, इसकी जागृति जागृति उन लोगों में निर्माण करेंगे, तभी हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। और इस तरीके से हम सतत पोषणीय विकास के सिद्धांतों के जो तत्व होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उसका हम पालन करेंगे और वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ियों के लिए भी हम कुछ तो बचा के रखेंगे। प्यारे बच्चों, आपके लिए आज स्वाध्याय भी है। स्वाध्याय के ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, उसके जवाब लिख सकते हैं। ये भी आपके लिए है, सही उत्तर पर निशान लगाना है, आपको पढ़ना है और उसमें से सही क्या है और गलत क्या है ये आपको पहचानना है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, संभाव्य और वास्तविक संसाधन, इसको भी आपको लिखना है। बच्चों, इन सवालों का जवाब लिखते समय आपको इस तरीके से टेबल बनाना है, 2 पार्ट करना है। ये संभाव्य लिखना है, ये वास्तविक लिखना है और उसका अर्थ लिखना है और बाद में उसका उदाहरण लिखना है। इस तरीके से आप टेबल में इसको लिख सकते हैं। बच्चों, आज हम यही रुकते हैं। ये आज का आपका अध्याय समाप्त हो गया है और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।